इतना स्मूथ इमिग्रेशन मेरे ख्याल से कहीं नहीं होता होगा। ये है हमारी लाइन पार की गलियाँ। ये आंटी आई है हमें लेने अपने होम स्टे में। ये तो बड़ा अच्छा है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है कोई लिजर्ड है। बहुत थक गए हैं हम लोग क्योंकि रेस्ट करने को भी नहीं मिला, ढंग से सो भी नहीं पाए। और एयरपोर्ट में तो इतना चलना पड़ा, इतना ज़्यादा चलना पड़ा, हालत ख़राब हो गई है। अभी बोर्डिंग के लिए बैठे हैं सब। ये लग चुका है हमारा हवाई जहाज़, बस थोड़ी देर में बैठेंगे। तो हम वियतनाम की पावन नगरी में आ चुके हैं, अपने जो चरण है वो रख चुके हैं। और मज़ा इस बात का है कि जब इमिग्रेशन हुआ, इतना स्मूथ इमिग्रेशन मेरे ख्याल से कहीं नहीं होता होगा। कुछ पूछा ही नहीं, पासपोर्ट देखा और बोर्डिंग पास, वीज़ा भी नहीं पूछा। इतना मज़ेदार था, कुछ पूछा भी नहीं, एक शब्द नहीं पूछा और तुरंत भेज दिया बिना कुछ बोले। एक शब्द नहीं बोला, सोचो। ठीक है, अभी सिम लूँगा, उसके बाद टैक्सी लेते हैं, फिर जाते हैं अपने होम स्टे पे। जैसे मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैंने देखा ये कौन बैठा है, तो पता चला यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ड्राइव होती है। गलती से ड्राइवर की गोदी में बैठ जाता मैं तो। ये आंटी आई है हमें लेने अपने होम स्टे में। सामान हमें उठा नहीं दे रही, ज़बरदस्ती उठा लिया, बूढ़ी आंटी बेचारी। ये आ चुका है इनका घर। अरे अरे कुकुर, हे कुकुर, अरे एक और कुकुर। समझा रही है ये अपनी भाषा Sorry, में। I don't speak English. Yeah. This is mine. तो ये हमारा है होम स्टे, छोटा सा है, सही है, सस्ता, अच्छा है, बढ़िया है। क्योंकि 2300 रुपये है 2 दिन के, मतलब 2 रात के, उस हिसाब से सही है। ये है हमारी लाइन पार की गलियाँ, देख सकते हो आप। हाँ, अरे ये लाइन पार में बिल्डिंग कहाँ से आ गई इतनी बड़ी। बढ़िया। रात में ऐसे ही चल रहे हैं पैदल पैदल, अच्छा लग रहा है। खाने के जो वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट फूड है ना, काफ़ी हाइजीनिक लगा और अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं। ये नहीं कि बहुत गंदा या कि नहीं सी आ रही है, ऐसा नहीं, अच्छा था। रात भर बैठते आराम से सुकून में खाते हैं लोग सब यहाँ पे। तो अपन रेडी हैं जाने के लिए, सिटी टूर के लिए। नहा धो के खा पी के निकल रहे हैं हम लोग। और ये इनका किचन है जहाँ पे अपना खुद से खा के बना सकते हो या बना के खा सकते हो। ये यहाँ पे काम वाली बाई है एक, ये सही है। यहाँ पे गली हैपनिंग सी है, यहाँ पे मस्त अपना सब लोग खा पी रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा अच्छा है यहाँ पे, ये है दुकान गन्ने का जूस। तो अभी कैब कर रहे हैं, देखो कैब वाला आता होगा, अभी बुक नहीं हुई है, हो जाए। तो ड्राइवर कंफर्म कर रहा है, होने वाली है, हो गई, ओके। ये हमारी आ गई कैब। हम आ पहुंचे हैं मशहूर जेड एम्परर पगोड़ा। इसे स्थानीय भाषा में छुआ डैन गोक हुआंग कहा जाता है। 1900 के दशक की शुरुआत में चीनी समुदाय द्वारा बनाया गया यह बौद्ध मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि वास्तुकला की एक शानदार मिसाल है। ऐसे लग रहा है कोई लिजर्ड है, हाथ पैर निकल आया हाँ। है इसके। और ये ओरिजिनल फूल है, ये असली। वाह।
अंदर कदम रखते ही हवा में तैरती अगरबत्तियों की खुशबू और मंदिर का माहौल आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। यहाँ की दीवारों पर की गई लकड़ी की बारीक नक्काशी और भगवान जेड एम्परर यानी स्वर्ग के सम्राट की भव्य मूर्ति देखकर कोई भी हैरान रह जाए। इस मंदिर की एक खास बात यहाँ का टॉर्टॉइज पॉन्ड भी है, जिसकी वजह से इसे टॉर्टॉइज पगोड़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ कछुओं को भोजन देना सौभाग्य और लंबी उम्र का प्रतीक है। अगर वियतनाम के धर्मों और संस्कृति की बात करें तो यहाँ बहुसंख्यक आबादी किसी एक संगठित धर्म को मानने के बजाय ताम ग्यो यानी 3 मुख्य परंपराओं के मेल का पालन करती है, बुद्धिज्म, कन्फ्यूशनिज्म और टाओइज्म। आप में से कई लोगों को वियतनाम में चीनी संस्कृति की झलक महसूस होती होगी और ये सोचना बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वियतनाम पर लगभग 1000 सालों तक चीन का शासन रहा था। दुख की बात यह है कि कैमरे को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए इस खूबसूरती को मुझे अपने कैमरे में नहीं बल्कि अपनी यादों में कैद करना पड़ा। अभी हम चल दिए हैं वार रेमिनेंट म्यूजियम। ये देखो कितनी प्यारी सी गाड़ी है, कान भी है इसके, तो मम्मी पापा और बीच में बच्चा। रोड क्रॉस करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ये कौन सी कंपनी की कार है? वी लिखा हुआ है, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो यहाँ पर। ये जो यहाँ पे बना रही है चीला टाइप का है, देखो बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, ताज़ा ताज़ा। ये दादू बैठे हैं यहाँ पे दुकानदारी करने के लिए। दादू क्या बोला तुम्हें? हाँ दादू इतना ही दाओ। कैसा है? मस्त है खाने में। बहुत बढ़िया है खाने में, मस्त है, सॉफ्ट है और मीठा है, अच्छा है। ट्रैफिक देखो यहाँ पे, बाइक ही बाइक। ये देखो बाइक कितनी बड़ी है, छोटी सी नन्ही सी। कौन कौन सा जूस है? कौन कौन सा जूस है? कोकोनट और ऑरेंज और ऑरेंज कोकोनट एंड ओनली 2, 2 ही है। आइस डाल दो, आइस डालो, ऐसे कैसे है? चलते चलते थक गए थे, गर्मी लग रही थी तो ऑरेंज जूस ले लिया। सब बैठे लाइन से, सबसे बढ़िया टाइम पास है लोगों का। ये वियतनाम के कबूतर है, यह खाते हैं नूडल्स। ये देखिए कितना लंबा पेड़ है, सब बड़ा। तो हम लोग आ चुके हैं वार रेमिनेंट म्यूजियम में, जा रहे हैं अंदर। तो टिकट ले लिया गया है, अंदर आ चुके हैं। म्यूजियम घूमने की, घंटा बजाने के साथ। ब्लेड्स देखो इसके कितने बड़े हैं। ये वार में यूज़ किया गया था हेलीकॉप्टर। लगभग 4 लोग आ सकते हैं और 300 की स्पीड है प्रति घंटा और 80 kg का है। बताओ 500 किलोमीटर तक जा सकता है ये। मशीन्स गन्स भी है इसमें और इंफ्रारेड कैमरा भी था रडार के साथ। वाह वाह, ब्लेड्स देखो कितने बड़े हैं इसके। पता है हेलीकॉप्टर उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया क्योंकि ना इसके ब्लेड आपस में टकरा गए थे।
वियतनाम युद्ध 1955 to 1975 एक 20 वर्षीय भीषण संघर्ष था जो कम्युनिस्ट उत्तर सोवियत संघ और चीन समर्थित और दक्षिण अमेरिका समर्थित के बीच लड़ा गया। ये शीत युद्ध का एक प्रमुख हिस्सा था जो दक्षिण पूर्वी एशिया के घने जंगलों और धान के खेतों में लड़ा गया। युद्ध का अंत 1975 में साइगोन के पतन के साथ हुआ, जिसके बाद वियतनाम एक कम्युनिस्ट सरकार के तहत एकजुट हो गया। ये फ्लेम थ्रोअर है, आग निकलती थी। अस्सी के दशक और अर्ली 90 के दशक के लोगों ने रैम्बो फर्स्ट ब्लड तो जरूर देखी होगी, पर सच कहूं तो मुझे इस फिल्म का असली कनेक्शन और सच्चाई आज यहां आकर पता चली और मैं पूरी तरह हैरान और शॉक हो गया। जॉन रैम्बो जब वियतनाम युद्ध से वापस लौटा था तो उसके लिए सब बदल चुका था। जिस देश के लिए वो लड़ा उसी सिस्टम ने उसे भुला दिया। न कोई सपोर्ट, न कोई इज्जत। एजेंट ऑरेंज के उस खौफनाक दौर में उसने अपने जान से प्यारे दोस्तों को खो दिया था। वॉर तो खत्म हो गई थी, लेकिन रैम्बो के अंदर की जंग जारी थी। वो अपने अकेलेपन और एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहा था जो उसके बलिदान को पहचानने से मुकर चुका था। इसको देखो, इतनी धार है ना, अच्छा को काट देगा ये गला। इसके अंदर लोगों को बंदी बना देते थे। अभी मैंने झांका ना तो देख के डर ही गया, अंदर कौन बैठा हुआ है। क्या हुआ? क्या हुआ? तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें कलाबाजी करवाते थे लोग ऐसे। ये सब चीज़ें तबाह कर दी थी इस मिसाइल में। प्याजी बनाते रहते थे कि सबको। यूएस वाले ने सब करा धरा, यूएस वालों का ही। आँख में टॉर्च मारकर टॉर्चर किया करते थे कितनी बुरी तरीके से। यूएस वाले कितने जल्लाद थे, बच्चों को इतनी बेरहमी से मार दिया। ऐसे ऐसे टॉर्चर करते थे ये लोग उनके साथ। ये जो वियतनाम का जंगल का एक रेप्लिका बनाया गया है कि कैसे जंगल होते थे और कैसे कैसे ये जो आर्मी वाले थे वो सब अपना असला वगैरह छुपाते थे जंगलों के बीच में, कैसे रहते थे। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सपोर्ट करी थी वियतनाम को जो यूएस के अगेंस्ट। ये B-52 बॉम्बर का अवशेष है जो कि क्रैश हो गया था, गिर गया था। ये बच्ची जल गई है, पानी डाल रहे हैं इसके ऊपर, बेचारी माँ अपने मरे हुए बच्चे का शव ले जाते हुए। हेलीकॉप्टर से फेंक दिया था एक प्रिजनर को नीचे यूएस आर्मी वालों ने। ग्रेनेड से फट के मर गया, इसके चिथड़े उड़ गए थे। देखो कैसे उठाया दूसरे सैनिक ने। यूएस वालों का बॉम्ब और प्लेन, कैसे तबाही मचा दी इन्होंने वियतनाम के ऊपर।
टैंक से घसीटते हुए ले गए इनको, चिथड़े उड़ गए इनके बेचारे हुए। ये देखो इसके सबकी जो है पैट्रियट वियतनाम के सबकी गर्दन काट दी गई है। वियतनाम युद्ध का वो भयानक सच जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। अमेरिका ने जंग जीतने के लिए सिर्फ हथियार नहीं चलाए, बल्कि आसमान से बरसाया जहरीला रसायन, एजेंट ऑरेंज। करीब 8 करोड़ लीटर जहर ने वियतनाम के जंगलों को राख कर दिया। इस रसायन की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 5 लाख बच्चे गंभीर शारीरिक विकृतियों के साथ पैदा हुए। बात सिर्फ जहर की नहीं थी, गांव के गांव जलाना, नेपाम बमों की बारिश और बेगुनाह नागरिकों का कत्लेआम। इतिहास का ऐसा अत्याचार जिसके घाव आज भी भरे नहीं हैं। ये मिशन ऑरेंज है। इसमें क्या है कि केमिकल का ज़्यादा यूज़ हुआ है। जैसे प्लेन में ये स्प्रे किया है, ये स्प्रे किया है, सबको केमिकल से मतलब मार देना या अपंग बना देना, अपाहिज बना देना, ये करते थे। और इसके असर से बच्चे जो उस टाइम हुए वो सब ऐसे हुए, सब अपंग, अपाहिज, ये देखो बच्चे बूढ़े सब ऐसे ही। ये देखो इसका इफेक्ट देखो कितना भयंकर है। ठीक है, 2-2 मुंह होगा है, जब यानी कि पेट पे होंगे उस टाइम अपनी माँ के जब पैदा हुए तो अजीब सा मुंह बेचारे का हो गया। कुछ शब्द नहीं है कहने को, कुछ व्यक्त करने को विचार नहीं है। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया है। वॉर रेमनेंट्स म्यूजियम देखकर थोड़े हैवी हार्टेड और थोड़े बोर तो हो ही गए होंगे आप। हिस्ट्री का कोटा यहीं खत्म करते हैं। लेकिन बॉस, वियतनाम की असली वाइब तो अभी शुरू होने वाली है। अगले ब्लॉग में आपका मूड चेंज करने के लिए आपको ले चलेंगे मजे करवाने, जहां पहली बार मैं ट्राई करूंगा वियतनाम की फेमस बान मी और यह सिजलिंग लाइव हॉट पॉट। पेट पूजा के बाद पुण्य भी कमाएंगे। चलेंगे चर्च, प्रेयर करके अपना अकाउंट साफ कर सकें, क्योंकि इसके बाद जो हम करने वाले हैं वो सीधा पाप की कैटेगरी में आता है। चलेंगे बुई वियन वॉकिंग स्ट्रीट पाप करने, जहां मिलेंगे मजे, शराब और शबाब। तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।